Hello, hello, no one is visible on the screen. आप लोग अपना वीडियो ऑन करें. Hello everyone. हेलो. हेलो. हाँ, वीडियो उधर का दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाई देना चाहिए, देगा. हाँ, anyway, can you hear me? Yes, Hello? so we can hear you. Okay, fine. ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं. जी. मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, दिख रहे हैं आप. अच्छा, ठीक है. उधर का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझको लगता है कि एक के बाद एक आएगा. ठीक है. ओके. या नाउ आई कैन सी जागृति शर्मा. ओके जी. तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है मास कम्युनिकेशन रिसर्च. यही पेपर है ना आप लोगों का? जी सर. ओके. तो हम लोग ऐसा करते हैं, मुझे बताया गया कि ये रिवीजन क्लास है, तो मैं ऐसा करता हूं कि एक एक यूनिट की बात हम लोग करते चलते हैं, जिससे कि थोड़ी सी सुविधा भी होगी. जी. एंड इफ या दिस इज प्रज्ञा. ओके फाइन. तो एक एक यूनिट हम लोग लेके और आगे बढ़ते चले जाते हैं. एक यूनिट, उसके बाद दूसरी यूनिट, उसके बाद तीसरी यूनिट. उसमें जो भी टॉपिक्स हैं मैंने उनको लिख रखा है, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं था तो प्रिंट आउट में निकाल नहीं पाया. तो ये जो है यूनिट 1. सबसे तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा शुरू करने के पहले कि रिसर्च से आप लोग क्या समझते हैं. What do you understand by research? What is research, and especially mass communication research? What do you understand by this term? क्या है research? Primarily, would research mean to delve into the facts? It is a scientific way to find out something. Okay, yeah, that's right. जी, ये देखिए ऐसा है कि कुछ भी आप जो मेन जो एम है रिसर्च का, वो है डिस्कवर द अल्टीमेट ट्रूथ. So you have a project and you want to discover the truth. So this is the aim, and it's a systematic process. Then it's a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information. Information is what? Information is data. So whatever data you collect, so first thing is collecting the data, then analyzing it, and then interpretation of that data, information, whatever information you have gathered or collected. Okay, तो यही है रिसर्च बेसिकली. कोई बहुत लंबा चौड़ा, उसी को थोड़ा सा एक मेथोडोलॉजी में ढाल दिया गया है. एक मेथोडोलॉजी में उसको ढाल दिया गया है कि आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपका जो रिसर्च का कंक्लूजन है वो सही आएगा. And in a way you can discover the truth. So this is what research means. तो अब आइए हम लोग, ठीक बात है, तो अब आइए हम लोग एक एक करके और बढ़ते हैं. आपका यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च. ठीक है. अब ये जो कम्युनिकेशन रिसर्च है, इसमें आप अगर देखें, अगर आप मास कम्युनिकेशन से उसको जोड़ के देखें, तो ये पूरा का पूरा, अगर मास कम्युनिकेशन से हम लोग देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है वो
मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि मीडिया से जुड़ाव, और मीडिया का काम है मास कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेटिंग टू अ हेटेरोजेनस masses, big gathering, very big gathering, जिसको कई बार they are anonymous also, so anonymous, heterogeneous, separated from each other, so this is the characteristics of mass. और mass communication जो है वो तो इसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं मास कम्युनिकेशन में, जो नेचर और सिग्निफिकेंस है। देखिए बहुत सारे रिसर्च हमारे यहाँ तो थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका में देखें और यूरोपियन कुछ कंट्रीज में, तो इतने सारे रिसर्च हुए हैं अलग अलग विषयों पर लेके, जैसे टेलीविजन का इफेक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हम वायलेंस के प्रोग्राम्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, या वायलेंस के दूसरे प्रोग्राम टेलीविजन पर देखते हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ये सब रिसर्च का विषय है और ये सब मास कम्युनिकेशन के रिसर्च का विषय है। तो मास कम्युनिकेशन का जो रिसर्च है वो ये तो है ही। फिर मान लीजिए कि कोई स्पिरिचुअल लीडर अगर मासेस को कम्युनिकेट करता है, a leader of any political party, if he or she communicates to the masses, that can also be a subject topic of research. तो मास कम्युनिकेशन का रिसर्च जो है वो काफी बड़े दायरे में है, काफी बड़े दायरे में है, और उसको हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये है। और सिग्निफिकेंस, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस उसका ये है कि कोई भी, आप लोग वीडियो को जरा देख लें, आप लोग वीडियो अगर ऑन करेंगे तो मुझे भी दिखाई देगा, क्योंकि मेरे से वीडियो मतलब ब्लैंक हो गया है। तो ये मैं देख रहा हूं। तो सिग्निफिकेंस, अब इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए भविष्य में, मीडिया का कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। जैसे मान लें आज कोई करना चाहे, आज कोई, इफ समवन वांट्स टू स्टडी द डिबेट्स ऑन टेलीविजन चैनल्स, व्हाट टाइप ऑफ डिबेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन टेलीविजन चैनल्स, और इसको अगर कोई करना चाहे कि किस तरह से किया जाता है, क्या टेलीविजन चैनल के एंकर आपस में लड़वाते हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर टीआरपी, क्या इसलिए करते हैं, या उसका कंटेंट जो है वो कुछ देता है क्या हम लोगों को, मतलब जो व्यूअर्स हैं उसके जो, तो क्या उनको कुछ मिलता है इससे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, और इस तरह का करके और इस तरह का जो भी है उससे हम एक नतीजे पर, वी कैन रीच टू अ कंक्लूजन that this type of debates are useless, this type of debates are useful, whatever. तो ये हम कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपसे सवाल लेता हूं। आप पहला जो यूनिट है आपका, उसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च है, देन स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, identifying variables, constructing hypothesis, research questions। आप बताएं, आपको अगर कुछ पूछना है तो मैं इसमें से, मतलब फर्स्ट जो यूनिट है, तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो कैन आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस।
सर मेरा एक सवाल है इसमें, sure. जब हम एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च की बात करते हैं, so it is a very wide topic. I don't know what Yeah. all it includes, and it will be a holistic thing to talk about. So how can we be precise when we talk about what are the areas ये of हम लोग communication आएंगे, research? जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो आगे के यूनिट्स में है, उस पे हम लोग आएंगे, है ना, उस पे हम लोग आएंगे। वैसे एरिया ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन से youngsters. This That could may be one of be the areas. this is one of the areas. Yeah, right. You are right. Mm-hmm. That is one of the areas. Like habits of smokers. How many smokers left smoking, and is it easy for them to leave smoking? अब this is one area. अब ये क्या एरिया हो गया? ये एक सोशल प्रॉब्लम है, तो एरिया हो गया सोशल प्रॉब्लम, और उसमें अगर आप नैरो डाउन करें तो स्मोकिंग पर रिसर्च की जा रही है कि इज इट पॉसिबल टू कन्विंस देम टू लीव स्मोकिंग बिकॉज दैट इज हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ, इट इज डेंजरस। तो ये एरिया जो है वो एरिया को हम तय करते हैं कि इस एरिया में हमको रिसर्च करना है। वैसे एरिया को हम लोग डिस्कस करेंगे और भी अगर आपका सवाल होगा तो मतलब मैं कह पा रहा हूँ ना? Are you getting it? Yes. Like there is anthropological research, so there are various fields in which research can be carried on. Yeah, that's right. Social है, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है। तो ये सब जो टाइप्स हैं, ये सब एरियाज हैं रिसर्च के, ये भी एरियाज हैं। लेकिन इस एरिया में फिर नैरो डाउन करके यू हैव टू सेलेक्ट अ टॉपिक। ओके जी, अब आइए आप जो पहला हमारा यूनिट है उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तो हम लोग आएंगे उस पर भी। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, ये आप लोग समझते हैं या मुझे बताना है? तो रिसर्च प्रॉब्लम हमारी ऑब्जर्वेशन से आती है। अगर हम किसी चीज पे रिसर्च करना चाहें, उसको फाइंड आउट करके हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहेंगे। इज दैट व्हाट यू मीन बाय रिसर्च प्रॉब्लम व्हेन फॉर्मुलेशन? ठीक बात जैसे है। आपने एग्जांपल दिया इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन चिल्ड्रन, so we are trying to find out that in what way media has affected children, so that would be our research problem to find out. ठीक है, formulation of research problem. Formulation of research problem is selecting your topic also, कि आप किस टॉपिक पर आप करना चाहते हैं। Refine the topic and clearly state. It means that the researcher should refine the topic and clearly state what is intended to explore about the topic. So you select a topic and then you have to refine the topic, narrow down. Refining the topic means narrowing down. आप उसको और एरिया को छोटा करते करते एक अपना फोकस बनाते हैं। यही फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। देखिए, एक प्रॉब्लम है, जैसे हम कहते हैं कि यार सोसाइटी में तो वायलेंस बहुत बढ़ गया है, चोरी डकैती हो रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, सब क्राइम बढ़ गया है एंड सो ऑन। सो ये एक वेग है, बात है। अब ये सोशल प्रॉब्लम है, वेग है। अब इस प्रॉब्लम को जब फॉर्मुलेशन हम करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में, तो हम उसको नैरो डाउन करेंगे, यानी रिफाइन करेंगे टॉपिक को क्लियरली कि हमें एग्जैक्टली उस टॉपिक में से किस चीज को एक्सप्लोर करना है। वेदर मर्डर, whether the mindset of the criminals, किस तरह का mindset उनका होता है, is it a genetic problem,
और इज इट अ सोशल प्रॉब्लम? इस तरह से हम करते हैं, तो इसी को फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है जी मैं कह पा रहा हूँ बात को? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कहीं समझ में नहीं आए तो आप जरूर पूछें। और फिर इसके बाद आपका है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव मुझे बताने की जरूरत है या मैं आगे बढ़ूं? No, so I think that is clear that why do you want to do this research and what do you want to find out? यस यस यस, माने ऑब्जेक्टिव का एक मतलब ये भी होता है पर्पस, पर्पस ऑफ रिसर्च। क्यों हम करना चाहते हैं इस पर, और इसको करके हम कहाँ पहुंचेंगे, हम क्या नतीजा निकालना चाहते हैं। जो हाइपोथेसिस होती है जिसमें हम बताते हैं कि हम क्यों करना चाहते हैं, इससे क्या होगा, इस रिसर्च का क्या फायदा है, या हमारे मन में ये बात जो आई है वो कहाँ से आई है, किस तरह से आई है। तो रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें ये करना है, इस तरह से करना है और यहाँ पहुंचना है। देन लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आप समझते हैं या मैं उसको एक्सप्लेन करूं? Literature review would be any past research done on that set topic, or any other work done by anyone in any form to pertaining to the topic that you're working on. जी 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 सर, बट इसको अब देखिए, स्पेसिफिकली थोड़ा ब्रीफ समझा दीजिए क्योंकि मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। हाँ क्या क्या, बोलो बोलो अभिषेक सर बोलो। यस, लिटरेचर रिव्यू के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एज प्रज्ञा सेड मेरे को इसमें कुछ समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। अब देखिए, जो करंट हमारा नॉलेज है, करंट नॉलेज है, एक टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया, अब उस टॉपिक पर हमें करना है, तो उसके बाद लिटरेचर को रिव्यू किया जाता है। Current knowledge, including substantive findings, as well as theoretical and methodological contribution to the particular topic. अब देखिए आप कि आप इसको theoretically आप कैसे समझते हैं अपने टॉपिक को, कि ये टॉपिक है क्या और इस टॉपिक को आप कैसे करेंगे, और मेथोडोलॉजी आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मतलब आप किस तरह से इसको करना चाहते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है, लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि स्कॉलरली पेपर अगर है आपका, मान लीजिए कि आप एकेडमिक ढंग से उसको करना चाहते हैं, तो आपका जो डेटा होगा वो सेकेंडरी डेटा होगा, वो प्राइमरी डेटा नहीं होगा। अब प्राइमरी डेटा अगर होगा भी, उसको मिक्स भी आप करेंगे तो कम होगा। तो जैसा कि आपकी एक साथी अभी कह रही थी कि इसके पहले जो किया गया है, जो कुछ भी पहले काम किया गया है इस विषय पर, उसको हम एनालाइज, माने उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस तो बाद में होगी, लेकिन उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें किन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है इस टॉपिक पर, और उस टॉपिक पर हम जो सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी डेटा जिसको बोलते हैं, दो तरह का डेटा होता है। प्राइमरी डेटा होता है, प्राइमरी डेटा में सिर्फ आप ढूंढते हैं, जो भी है, जो भी आप करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, सर्वे करते हैं, तो ये सब प्राइमरी डेटा आप इकट्ठा करते हैं, प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा है जो पहले किया जा चुका है, किसी न किसी ने किया है और ऑलरेडी वो किया हुआ है। तो जब सेकेंडरी डेटा लेके आप चलते हैं, तो उसको जो हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू जब हम करते हैं, उसको पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अखबार में कुछ छपा है, इसके बारे में आर्टिकल छपा है, आर्टिकल को हमने लिया, आर्टिकल को हमने देखा और आर्टिकल को देख के कहा कि अच्छा हाँ ये बातें उसने कही है, उसको हमने नोट डाउन कर लिया। फिर हमने किसी बुक में देखा तो बुक में भी है, तो उसके बारे में कुछ और भी उससे हमने कुछ लिया। तो जो कुछ भी लोगों ने उस पर काम किया है, वो सेकेंडरी डेटा हमने लिया और उसको हमने रिव्यू किया। ये लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। यानी पहले इस पर जो काम हुआ है इस टॉपिक पर, जैसे मैं
आज के संदर्भ में एक काम करना चाहता हूं कि टेलीविजन का प्रभाव जो यंगस्टर्स हैं या कह ले आपकी एडोलसेंट्स हैं, टीनेजर्स जिसको आप कहते हैं, तो टीनेजर्स पर कितना पड़ता है उसका प्रभाव। अब एक टॉपिक हमने लिया और उसको करना है। अब क्या इसके पहले इस पर कोई रिसर्च हुई है? अगर इसके पहले इस पर कोई रिसर्च हुई है तो वहां से हमें कुछ डेटा मिल सकता है, वहां से कुछ हमें चीजें मिल सकती हैं। इसको हम रिव्यू करेंगे, इसको हम एनालाइज करेंगे। फिर नए कॉन्टेक्स्ट में हम जो कर रहे हैं वो हम भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। हम एक नई चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं या उसी को अफर्म भी कर सकते हैं। लेकिन इसका लिटरेचर रिव्यू, जब इसको हम रिव्यू करेंगे तो ये जनरली जब स्कॉलरली पेपर लिखा जाता है, कोई स्कॉलर है वो कोई पेपर लिख रहा है तो वो कहीं कहीं से देखता है कि इस पर क्या कुछ और भी किसी ने लिखा है और रेफरेंस उसको देके उसको रेफर करते हुए भी कोट किया जाता है और अपनी बात भी कही जाती है। मतलब ओरिजिनल बात अपनी भी कहेंगे तभी तो रिसर्च होगा। लेकिन जो पहले कुछ हुआ है उसको हम लोग जब रिव्यू करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। ओके, फाइन, एम आई क्लियर जी? लिटरेचर रिव्यू, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स जी, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव तो आप समझ रहे हैं ना? रिसर्च ऑब्जेक्टिव अभी आपकी एक साथी ने कहा रिसर्च ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस जो होती है आपकी, हाइपोथेसिस जब आप लिखते हैं यानी जिसको हिंदी में कहते हैं परिकल्पना, तो हम जो कोई टॉपिक लेके जब रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में हम ये सोचते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। एक हाइपोथेसिस भी उसमें लिखा जाता है रिसर्च में, और बाकायदा उसमें आपका जो रिसर्च का पूरा है, वेदर इट्स ए पेपर और बुक फॉर्म में आपका रिसर्च जैसे भी है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो एक हाइपोथेसिस आप लिखते हैं कि हम इस रिसर्च में ये करना चाहते हैं और लगता है कि इसका ये नतीजा निकल सकता है। ये एक हाइपोथेसिस है। हो सकता है शुरू में जो हाइपोथेसिस है उससे रिजल्ट हमारा अलग निकले, जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस जो है वैसा ही रिजल्ट निकले, लेकिन जब हम काम शुरू करते हैं तो एक हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमें करना क्या है, किधर जाना है और हम क्यों कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या हो सकता है। यही ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। ऑब्जेक्टिव जो हाइपोथेसिस है, आप समझिए कि एक तरह से वही ऑब्जेक्टिव है जो रिलेटेड है हाइपोथेसिस से, कि हमारा उद्देश्य क्या है, why we are doing, this is the main question, why। ठीक है? Then now identifying variables, जो वेरिएबल्स हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बताएं वेरिएबल्स क्या होते हैं? सर नो आइडिया। यस प्रज्ञा। तो वेरिएबल्स वुड बी डिफरेंट टाइप्स, को एक डिपेंडेंट होते हैं